बिहार की राजनीति में एक वो भी समय था जब कहा जाता था जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू। लेकिन पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार ने लालू को साइड करके अपनी पहचान बनाई है। बिहार के पॉलिटिक्स में आज नीतीश कुमार का नाम काम योगदान इंटेग्रल है। उनके समर्थक उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं, उनके आलोचक उन्हें पलटू राम कहते हैं। दोनों बातों में ही सच्चाई है और नीतीश का कैरेक्टर भी कॉम्प्लिकेटेड है। नीतीश कुमार को समझने का मतलब है बिहार के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को समझना, उसे डिकोड करना। नीतीश कुमार लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तो पहले से ही है और उनका 2 दशक लंबा कार्यकाल यू टर्न से भरपूर रहा है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। नीतीश कुमार उसका जीता जागता उदाहरण है पूरे देश के लिए। सबसे पहले अपने राजनीतिक सफर में सीपीआईएमएल के साथ हाथ मिलाया, फिर समता, आरजेडी, कांग्रेस के रास्ते उनकी जेडीयू की पार्टनरशिप आज बीजेपी के साथ है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट हो, एक्सट्रीम राइट हो, सत्ता के लिए नीतीश बाबू ने किसी को भी अपना बेडफेलो बना लिया, चाहे वो कुख्यात बिहार पीपल पार्टी हो या फिर कांग्रेस या लेफ्ट या बीजेपी ही सही। बैचलर्स बेशक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की नीतीश ने, लेकिन उनकी मास्टरी तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में है। कब किस गठबंधन से जुड़ने में फायदा है, कब किसे छोड़ने में, कब इस्तीफा देना ठीक रहेगा, कब वापस शपथ लेना, क्या नुफा क्या नुकसान, ये सब नीतीश अच्छे से जानते हैं और यही करके 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इस बार बिहार 2025 में मुकाबला कड़ा है। आरजेडी के हौसले बुलंद है। तेजस्वी यादव का दावा है कि 74 साल के नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव होगा और इसके बाद नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक तरफ वो है जो नीतीश बाबू की पॉलिटिकल ओबिचुरी लिख रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 74 की उम्र कोई भला उम्र होती है हमारे देश के पॉलिटिक्स में। नीतीश का आज भी बिहार में बहुत बड़ा होल्ड है, जैसे कि विमेन वोटर्स। इंक साइट ओपिनियन पोल के अनुसार 60.4% महिलाएं नीतीश कुमार लेड एनडीए को अपना वोट फिर से देंगी और सिर्फ 28.4% तेजस्वी यादव लेड महागठबंधन को अपना वोट देंगी। इन्हीं वुमेन वोटर्स को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना, सीधा 7,500 करोड़ रुपए का खर्चा इलेक्शन से पहले। उधर लालू प्रसाद नीतीश को भले ही पलटू राम कहते रहे, लेकिन नीतीश ने अपने यू टर्न्स को पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म बताया है कि उनका जो सुशासन है उसके चलते उनको यह सारा काम करना पड़ा। वो फोर्स हो गए। ये बात लोभ और लालच की नहीं है, उनके प्रिंसिपल्स की है। जेडीयू की जो भी आज दुर्दशा हो, नीतीश की छवि आज भी साफ है, ये उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी मानते हैं। पर बढ़ती उम्र, सिकुड़ता कार्डर और बदलती हवा के साथ साथ क्या नीतीश कुमार का होगा बाय बाय टाटा इन बिहार 2025, या अब भी नीतीश में वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाकी है? 2005 से जब नीतीश ने लालू को हटाकर बिहार की कमान संभाली, तब से वही बिहार के कर्ता धर्ता रहे हैं। बिहार में कितना भी उफान आ जाए, कितने भी लोग बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में चले जाएं, कितना भी कास्ट कैलकुलेशन कोई ना कर ले, नीतीश बाबू ने अपने कुर्सी से एकदम दूर नहीं रहे, डटे रहे वहीं। अपने आलोचकों को वो हर बार गलत साबित करते आए हैं। क्या 2025 में फिर से ऐसा होगा? आइए जानते हैं आज के देशभक्त स्पेशल मिनी डॉक्यूमेंट्री में। नीतीश कुमार का जन्म होता है मार्च 1951 में बख्तियारपुर में, पटना डिस्ट्रिक्ट में, एक कुर्मी परिवार में, और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से की। कुछ टाइम के लिए उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी काम किया। आज के कई नेताओं की तरह नीतीश का राजनीतिक सफर शुरू होता है 1974 में जेपी आंदोलन के साथ। इस दौरान नीतीश कुमार को डिटेन भी किया गया था मीसा के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस समय का आप मान लीजिए एनएसए लॉ था। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी को भी अरेस्ट कर लो, कोई सवाल जवाब नहीं। जेपी मूवमेंट, जिसे बिहार मूवमेंट और संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन भी कहा गया था, वो स्टूडेंट्स द्वारा ही उसकी शुरुआत हुई थी। तब कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक एंटी करप्शन मूवमेंट चली। इस मूवमेंट में लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी जैसे बिहार के कई लीडर्स भी शामिल होते हैं। इमरजेंसी के बाद नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में उतरते हैं और उनके पहले 2 अटेम्प्ट सफल नहीं होते हैं। 1977 और 1980 में 2 बार हरनौत असेंबली सीट से 5-6 हजार वोट के मार्जिन से वो हार जाते हैं। पर नीतीश कुमार का संघर्ष, इलेक्टोरल संघर्ष चलता रहता है।
1985 में लोक दल के टिकट से नीतीश कुमार हरनौत असेंबली से फाइनली जीत जाते हैं 21,000 से ज्यादा के वोट मार्जिन से। उसके बाद 1989 में नीतीश कुमार ने जनता दल से उनके लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, बाढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से एमपी बनते हैं और 1990 में वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अपॉइंट होते हैं। 1991 से लेकर 2000 के बीच में नीतीश कुमार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर एमपी बनते हैं। कैसे, किसके टिकट पर चुनाव लड़ना है, यह उन्हें पहले से ही अच्छे से आता था। 1991 में वो जनता दल के टिकट से लड़ते हैं। 1992 में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में अनबन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि बिहार भवन में दोनों मुक्का लात पर उतर आते हैं। इसके बाद नीतीश अपने आप को जनता दल से अलग करते हैं और लालू के खिलाफ 20 साल तक चलती है एक लंबी रंजिश। 1996 और 1998 में नीतीश समता पार्टी से एमपी बनते हैं, जो नीतीश कुमार और लेट जॉर्ज फर्नांडिस ने शुरू की थी। वो कोalition पॉलिटिक्स का दौर था, तो इस दौरान नीतीश को कई पोर्टफोलियोज मिले। यूनियन रेलवेज मिनिस्टर बने, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बने। भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन अगस्त 1999 में रेल मंत्री बनने के कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया एज रेलवेज मिनिस्टर। 2.5 साल रेल क्रैश की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जिनमें करीबन 300 लोगों की मौत हुई। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। सुन के आपको भी थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन हमारे देश के प्राचीन इतिहास में एक ऐसा समय था जब रेल दुर्घटना के लिए मंत्रीगण तक इस्तीफा देते थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, रील्स नहीं बनाते थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते थे। अब यह बात भी सही है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बिहार वापस भी बुला रहा था। यह एक चर्चा रहा है कि कितनी मोरालिटी की बात है और कितना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म यहां था, क्योंकि साल 2000 की मार्च में नीतीश पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, पर केवल 1 हफ्ते के लिए। एक हंग असेंबली में नीतीश कुमार ने शपथ तो ली, पर एनडीए के पास नंबर्स नहीं थे सरकार बनाने के लिए, और असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने से पहले ही नीतीश कुमार ने 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नीतीश फिर से वाजपेयी के कैबिनेट में एग्रीकल्चर और रेलवेज मिनिस्टर बने। एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नीतीश कुमार ने फर्स्ट एवर नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी अनाउंस की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। उनका दूसरा स्टिंट एज रेलवेज मिनिस्टर काफी पॉपुलिस्ट रहा। नीतीश कुमार ने पद संभालते ही वाजपेयी से 17,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड अप्रूव कराया, रेल हादसों को नजर में रखते हुए। उनके इस टेन्योर में रेलवेज के फाइनेंसेस भी बेहतर होते दिखे, ऑनलाइन टिकटिंग भी शुरू होती है। 2002 के बजट में अनाउंस किए गए नए प्रोजेक्ट्स और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स भी काफी चर्चा में रहे। ऑल इन ऑल उनका टेन्योर बड़े अनाउंसमेंट्स और कुछ वायदों के वजह से काफी सुर्खियां बटोरते रहे। ऐसा भी कहा गया कि वो अपने स्कीम्स में बिहार को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट्स बेशक बड़ी कर रहे हो, लेकिन असलियत तो यही है कि ग्राउंड लेवल पर ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई है। लेकिन सच तो यही है कि पोर्टफोलियो कुछ भी हो, पर नीतीश की नजर हमेशा बिहार पर ही टिकी थी, ठीक जैसे अर्जुन की मछली की आंख पर। 2004 में नीतीश कुमार 6ठी बार लोकसभा चुनाव जीतते हैं जेडीयू से, पर केंद्र में यूपीए की सरकार बनती है। अगले ही साल 2005 में बिहार चुनाव के बाद हंग असेंबली की वजह से बिहार में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है मार्च से नवंबर के महीने तक, जिसके बाद दोबारा नवंबर में इलेक्शंस होते हैं और नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आते हैं, और इस बार लंबे समय के लिए। 2005 के इलेक्शन में नीतीश कुमार का अलायंस बीजेपी के साथ होता है। दोनों पार्टीज को मिलकर 143 सीट्स मिलती हैं, जिनमें जेडीयू को 88 मिलती हैं, बीजेपी को 55। 15 साल से बिहार पर राज करने वाले लालू यादव की आरजेडी को करारा झटका मिलता है। यहां इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर लालू यादव की फैमिली डटी रही थी। 1990 से लालू सीएम थे, पर 1997 में चारा घोटाले के मामले की वजह से लालू को सीएम पद से हटना पड़ा। लेकिन लालू हार मानने वालों में से भी नहीं थे। उन्होंने जनता दल छोड़ा,
जनता दल के कुछ एमपीज के साथ मिलकर जुलाई 1997 में आरजेडी उन्होंने खड़ा कर दिया। सीएम की कुर्सी पर अपनी पत्नी रबड़ी देवी को बैठा दिया, जिन्हें वैसे तो कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था नहीं। 2005 में जब नीतीश सत्ता संभालते हैं तब बिहार की रेप्यूटेशन अराजकता और जंगल राज के लिए ही थी। नीतीश के पॉलिटिकल लेगेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके कार्यकाल का जो पहले कुछ साल है वो है जब बिहार में कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर वापस आता दिखता है। रास्ते जिन पर गाड़ियां चल सकती हैं वैसे रास्ते बनते हैं, टीचर स्कूल में जाना फिर से शुरू करते हैं, पुलिस वाले अपने ड्यूटी पर आते हैं स्टेशन पर। बस इतना ही बिहार के लिए क्रांति से कुछ कम नहीं था। आज 20 साल बाद भी बिहार बोस्टन तो नहीं बन पाया, ठीक है, कई मायनों में आज भी बहुत पिछड़ा है, लेकिन आरजेडी के जंगल राज को याद करते आज भी लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं। इनफैक्ट नीतीश ने ही जंगल राज स्लोगन दिया था, लालू हटाओ बिहार बचाओ कैंपेन को लीड किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो आरजेडी या लालू से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके बाद उनके साथ कभी अलायंस नहीं करेंगे। 2010 में नीतीश कुमार का टेन्योर खत्म होते होते बिहार में लॉ एंड ऑर्डर काफी उसमें सुधार देखा जाता है। यही नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखता है। सीएसओ डेटा के मुताबिक बिहार की जीडीपी 11% बढ़ी 2004 और 2009 के बीच में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी को भी पूरी की गई। गांव और कस्बों में सड़कें बनी, कनेक्टिविटी बढ़ी, इंस्टीट्यूशंस का रिवाइवल भी दिखने को मिला। विमेन इंपावरमेंट पर काम हुआ। पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज में 50% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट पर भी सुधार देखा गया। इसके लिए 2 स्कीम्स लॉन्च की गई, मुख्यमंत्री पोषक योजना और मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसमें क्लास 8 से ऊपर सभी स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म और एक साइकिल दी गई। यह आप कह सकते हो नीतीश कुमार का क्लासिक पॉलिटिक्स है। एक तीर से नीतीश ने लगाए 2 निशाने। डेवलपमेंट का डेवलपमेंट हुआ और वोट बैंक का वोट बैंक भी हुआ। नीतीश ने यह सब सुधार तो किया, यह सुधार इंक्लूसिव भी था, जिससे वोट शेयर भी लेकिन अक्रॉस द कास्ट उनका बढ़ना सुनिश्चित हो गया। जैसे विमेन इंपावरमेंट इनिशिएटिव से विमेन वोट्स उनके पास आने लगे और कास्ट वोट को ध्यान में रखते हुए एक स्टेट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया सब कास्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को ठीक से टारगेट किया जा सके बिना भेदभाव, गरीबी या सोशल पोजीशन के आधार पर। शेड्यूल कास्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, दलित और महादलित, जिनमें महादलित हुए नॉन पासवान शेड्यूल कास्ट जो सबसे गरीब, सबसे सोशली मार्जिनलाइज थे। स्टेट कमीशन के रिकमेंडेशंस के चलते इवेंचुअली 22 में से 21 सबकास्ट को महादलित क्लासिफाई कर दिया गया। उनके लिए अलग वेलफेयर स्कीम, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन प्रोग्राम्स निकाले गए। इससे नीतीश कुमार को लोअर कास्ट पॉपुलेशन से एक बड़े हिस्से का एक भरोसा मिला, वोट मिला। लालू के मुस्लिम यादव वोट बैंक से भिड़ने के लिए यह बहुत असरदार और बहुत कारगर साबित होने वाला था। बिहार की राजनीति कास्ट पर लड़ी जाती है, सबको मालूम है। लालू ने इसी फॉर्मूला को क्रैक किया था, इसीलिए इतने साल बिहार पर राज भी किया। अब नीतीश की प्रॉब्लम है कि वो उस कास्ट से आते थे, कुर्मी कास्ट से आते थे, जो बिहार की आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा है। उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा कुर्मी क्योरी, जो कि आप मिला के भी लग लीजिए 6 से 7% हुआ। और लालू का मुस्लिम यादव वोट बैंक 32%। क्योंकि नीतीश की जो कास्ट है उसकी आबादी ज्यादा नहीं थी, तो वो जल्द ही समझ गए थे कि उन्हें कास्ट पॉलिटिक्स से आगे जाकर काम करना होगा, सिर्फ उसी के भरोसे नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए नीतीश ने इस्तेमाल किया बहुत केयरफुली स्टेट स्कीम्स, रिजर्वेशन, कोटा, विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, अपने खुद का वोट बेस बढ़ाने के लिए और आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक को हराने के लिए। नीतीश के इनिशिएटिव्स देखने में तो कुछ हद तक कास्ट और क्लास के ऊपर लगते हैं और कहने को डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट हुआ भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहां कास्ट कैलकुलेशंस भी चल रहे थे। उधर अगर आप इकोनॉमिस्ट से बात करोगे तो वो कहेंगे कि सब कुछ इतना चकाचौंध भी नहीं था। हेल्थ, एजुकेशन, पावर सेक्टर्स निग्लेक्टेड रहे और एग्रीकल्चरल सेक्टर भी दबा का दबा रहा। फिजिकल हेल्थ को लेकर भी काफी चिंता जताई गई, क्योंकि स्टेट बोरोइंग और स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ गई थी। पर दिखने में तो सब चंगा सी लग रहा था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ था, सड़कें भी बन रही थी, महिलाओं और मार्जिनलाइज के लिए स्पेशल स्कीम्स बन रही थी। नीतीश एक कास्ट लीडर कम और प्रो डेवलपमेंट लीडर ज्यादा दिख रहे थे। उनके इन इनिशिएटिव्स ने विदाउट अ डाउट जेडीयू का वोट बेस एक्सपैंड कर दिया। विमेन, ईबीसी, नॉन यादव, ओबीसी, उनके ट्रेडिशनल कुर्मी क्योरी वोट बेस से हटकर एक नया वोट बेस बन जाते हैं।
और इस सब का नतीजा 2010 के इलेक्शन में हमें देखने को मिलता है। जेडीयू बीजेपी अलायंस की लैंडस्लाइड जीत होती है। 243 में से 206 सीट मिलती है, जिसमें जेडीयू को मिलती है 115 सीट और बीजेपी को 91। आरजेडी को मिलते हैं केवल 22 सीट्स। नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ता है। नीतीश कुमार के विजन और हार्डवर्क का यह नतीजा रहता है कि कभी बीमारू और जंगल राज कहलाने वाला स्टेट अब सुर्खियों में दिखता है, डेवलपमेंट के लिए, हाई ग्रोथ रेट के लिए, इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू और विकास पुरुष जैसे खिताब मिलने लगते हैं। पर इस सब के बावजूद कुछ तो था जो नीतीश कुमार को परेशान कर रहा था, और वो था बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा, और उससे भी ज्यादा 2014 लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी का सिलेक्शन एज पीएम फेस ऑफ एनडीए। जेडीयू चाहती थी कि एनडीए एक सेक्युलर फेस को प्रोजेक्ट करे एज पीएम कैंडिडेट, यानी नीतीश कुमार खुद, और वो नरेंद्र मोदी के नाम के खिलाफ थे एज अ पॉसिबल कैंडिडेट, क्योंकि 2002 के बाद मोदी पर मुस्लिम विरोधी दंगों का दाग था, आरोप था। इनफैक्ट संकर्षण ठाकुर की कैरावैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एनडीए की लुधियाना में एक रैली होती है और जब गुजरात काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करने की बात आती है, तो नीतीश कुमार काफी नाखुश होते हैं। वो मोदी के साथ एक स्टेज तक पर भी दिखना नहीं चाहते थे, पर अडवाणी जी के कहने पर वो मन मारकर चले जाते हैं। पर जब वो रैली पर पहुंचते हैं तो स्टेज पर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ थाम लेते हैं और ऊपर विक्ट्री साइन करके बना देते हैं। तो यह देखकर नीतीश और भी बौखला जाते हैं, बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसी मोमेंट को अगले दिन अखबारों में एनडीए की एकजुटता का सिंबल बना दिया जाएगा। नीतीश को अच्छे से मालूम था कि उन्हें इस रैली में लाया गया था मोदी के इमेज को चमकाने के लिए। जून 2013 में जैसे ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी का कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन बना दिया जाता है, नीतीश कुमार बीजेपी से 17 साल पुरानी अपनी अलायंस तोड़ देते हैं और साथ ही जेडीयू प्रेसिडेंट शरद यादव भी एनडीए कन्वीनर के पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। बिहार में अगर चल रहा तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। बीजेपी भी पलटवार करती है। सुशील मोदी नीतीश कुमार से मॉरल ग्राउंड्स पर रिजाइन करने को कहते हैं, अपने नंबर साबित करने को कहते हैं, और यहां दिखता है नीतीश कुमार का सर्वाइवल ट्रेट। बीजेपी सपोर्ट जाने के बाद भी नीतीश ने विधानसभा में कॉन्फिडेंस वोट जीत लिया 126 वोट्स लेकर, जिसमें उन्हें 4 कांग्रेस और 4 इंडिपेंडेंट एमएलएस का समर्थन मिला। पर अगले ही साल 2014 लोकसभा इलेक्शंस आते आते हालत काफी बदल जाते हैं। 2009 के मुकाबले जेडीयू को 20 के बदले सिर्फ 2 लोकसभा सीट्स मिलती हैं, बीजेपी को 12 के जगह 22। स्पेकुलेशन फिर शुरू हो जाता है कि अब तो पार्टी एमएलएज नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगी, सरकार गिर जाएगी। अनएक्सपेक्टेड जीत के जोश में जेडीयू के खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी भी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लेती है और नीतीश कुमार ने लोकसभा रिजल्ट्स के अगले ही दिन जेडीयू की खराब परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अगले ही हफ्ते 20 मई 2014 को जेडीयू के एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। मांझी मुसहर कम्युनिटी से आने वाले पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, जो सबसे पिछड़े महादलित कम्युनिटी से एक है। उनके सीएम बनने के ठीक 3 दिन बाद बिहार असेंबली में ट्रस्ट वोट होता है। मांझी ये वोट जीत लेते हैं, पर ठीक 9 महीने बाद जीतन राम मांझी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि जेडीयू में खूब पॉलिटिकल ड्रामा होता है, पावर टसल होता है। नीतीश वापस जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर री इलेक्ट होते हैं। मांझी से कहा जाता है कि सीएम पद से आप रिजाइन कर दीजिए, नीतीश बाबू के लिए आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। पर जब उन्होंने अपने पार्टी ऑर्डर्स डिफाई किए तो जेडीयू ने उन्हें एक्सपेल कर दिया। इस दौरान मांझी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी जाकर मिले, कहा कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे 20 फरवरी को बिहार असेंबली में। मांझी को एक बूस्ट मिला जब बीजेपी ने अपने 87 लेजिस्लेटर्स को व्हिप इशू कर दिया कि भाई मांझी को आप बैक करो।
पर नीतीश कुमार की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फिर से यहां काम आती है। 130 एमएलएस के मुकाबले मांझी समर्थन सिर्फ 103 एमएलएस का ही कर पाते हैं और 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के सीएम बनते हैं, इस बार आरजेडी और कांग्रेस के सपोर्ट के साथ। यही तो खासियत है नीतीश की, पुरानी दुश्मनी भुलाकर आरजेडी के साथ भी उन्होंने हाथ मिला ही लिया। कहा जाता है कि 2014 के परिणाम आने के बाद लालू ने नीतीश को फोन किया था, कहा था इस हार के सदमे में भाई अपने मतभेद हमें भुलाने होंगे, हमें गठबंधन बनाना होगा। और लालू ने नीतीश को यह भी कहा था कि इलेक्शन का परिणाम जो भी हो सीएम नीतीश ही बनेंगे। चारा घोटाले में कन्विक्टेड लालू खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए अपने 26 साल के बेटे तेजस्वी का नाम सामने रखा। बिहार असेंबली इलेक्शन में अब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की भारी जीत हुई, तब उन्हें 243 सीट्स में 178 सीट्स मिली। आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, कांग्रेस को 27 और नीतीश कुमार 5वीं बार सीएम बनते हैं। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। यह नीतीश का बैक टू बैक तीसरा विन था बिहार असेंबली में और इसके पीछे कई कारण थे। उनकी पॉपुलैरिटी एज सुशासन बाबू, एज विकास पुरुष वो बढ़ती रहती है। बीजेपी सेंटर में तो काफी चर्चा में रही, पर बिहार में उसके पास कोई बड़ा लोकल नेता नहीं, कोई सीएम फेस नहीं। यही नहीं, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सक्सेसफुल कैंपेन के बाद बिहार इलेक्शन 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश का कैंपेन का काम संभाला। प्रशांत किशोर के मोदी के फ्रिक्शन के बाद उन्होंने नीतीश के कैंपेन में पूरी जान फूंक दी। मोदी और बीजेपी को हराने में नीतीश कुमार का बिहारी वर्सेस बाहरी कैंपेन भी बिहार की जनता के साथ काफी रेजोनेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए नीतीश अक्सर रैली में यह बात करते थे कि बिहार का विकास बिहार से होगा, कोई बाहरी आदमी बिहार का विकास नहीं करेगा। यही नहीं, पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है नीतीश ने दिखाया जब बीजेपी की मुजफ्फरपुर में एक परिवर्तन रैली के दौरान मोदी ने नीतीश के डीएनए पर उसकी गड़बड़ी बताई। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। नीतीश कुमार ने आपदा में अवसर देखा और मौके का फायदा उठाते हुए अपने साथ साथ बिहार की जनता को भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना डीएनए सैंपल भेज दिया जाए। मैंने डीएनए को गड़बड़ कहा। आज बिहार के लोग अपना अपना बाल और नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं और हमको बताया है कि कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। इस बुलावे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस में सैकड़ों डीएनए सैंपल्स की बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा नीतीश के वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स की वजह से वुमेन वोटर का रुझान नीतीश के तरफ पहले से और भी ज्यादा हो गया, पर उनके एक नए वादे ने काफी कुछ बदल दिया। नीतीश कुमार को कैंपेनिंग के वक्त रूरल इलाकों में महिलाओं से एक शिकायत बार बार उनको सुनने को मिली। गांव में शराब की दुकान होने की वजह से उनके आदमी अपनी कमाई अक्सर शराब पर खर्च कर देते थे और फिर नशे की हालत में आकर घर में मुसीबत खड़ा कर देते थे। यह सुनने के बाद नीतीश ने खेला एक रिस्की मास्टर स्ट्रोक और कहा कि अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वापस आते हैं गद्दी पर तो बिहार में वो शराबबंदी कर देंगे। इस अनाउंसमेंट से उन्हें केवल सिर्फ दलित और पिछड़े जातियों की महिलाओं नहीं पर रूरल एरियाज में अपर कास्ट महिलाओं का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि अल्कोहलिज्म बिहार में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। और सीएम बनने के 6 महीने के अंदर अंदर अप्रैल 2016 में नीतीश ने अल्कोहल के सेल और कंजम्पशन पर कंप्लीट बैन लगा दिया। नीतीश के इस एक मूव से महिलाएं तो बिहार में काफी खुश थीं। सोशल ऑर्डर भी मेंटेन होने में मदद मिल रही थी, लेकिन रेवेन्यू लॉस था, इन्फोर्समेंट कॉस्ट था, इलिसिट लिकर की प्रॉब्लम्स के वजह से पॉलिसी काफी क्रिटिसाइज भी हुई। बिहार में शराब आज भी बहती है, लेकिन रेवेन्यू स्टेट के पास नहीं आती है और इलीगल शराब के चलते कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला है इस मास्टर स्ट्रोक को, इसीलिए आज तक इसे यू टर्न रिवर्स नहीं किया गया है इस डिसीजन को। बिहार की राजनीति में अगला टर्निंग पॉइंट आता है जुलाई 2017 में, जब नीतीश एक बार फिर सीएम पद से इस्तीफा देते हैं।
इस बार कारण बताते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर लालू के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन चार्जेस। नीतीश चाहते थे कि तेजस्वी इस्तीफा दे, लेकिन लालू इसके पक्ष में नहीं थे। गठबंधन में जेडीयू के जूनियर पार्टनर होने के बावजूद नीतीश को सीएम बनाया गया। इस बात से आरजेडी और उनके लीडर्स पहले से ही नाखुश थे और आए दिन वो नीतीश पर निशाना साधते रहते थे। यही नहीं, बीच में यह भी खबर आती है कि लालू यादव बिहार के सीनियर ऑफिसर से सीधा संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गवर्नेंस में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो नीतीश को बिल्कुल मंजूर नहीं था। पर उनके कहने के बावजूद लालू बाज नहीं आते हैं, नहीं रुकते हैं और ना ही तेजस्वी के करप्शन चार्जेस की वजह से रेजिग्नेशन की बात वो मानते हैं। और यहां से फिर शुरू होता है नीतीश कुमार का रैपिड यू टर्न पर यू टर्न का फेज। आरजेडी से पल्ला झाड़ नीतीश फिर से हाथ मिलाते हैं बीजेपी एनडीए के साथ। पर इस गठबंधन का ग्राउंड वर्क नीतीश ने लगभग 1 साल पहले ही शुरू कर दिया था। सितंबर 2016 में जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक किए तो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार को ओपनली सपोर्ट किया। 2 महीने बाद जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो नीतीश कुमार ने फिर से मोदी सरकार को अपना समर्थन देते हुए डिमोनेटाइजेशन को ब्लैक मनी के खिलाफ एक अच्छा कदम बताया। बदले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को पब्लिकली थैंक किया सपोर्ट के लिए और कुछ महीनों बाद बिहार लिकर बैन पर भी नीतीश कुमार की तारीफ की। भाई वाह, म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तो पहले से ही चल रहा था। यही नहीं, जनवरी 2017 में गुरु गोविंद सिंह के 350वें बर्थ एनिवर्सरी पर मोदी पटना में नीतीश द्वारा ऑर्गेनाइज्ड प्रकाश उत्सव के दौरान हंसी खुशी उनके साथ स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दिए। अब यह दिखाता है हमारे देश की पॉलिटिक्स। एक टाइम पर मोदी के साथ स्टेज तक ना शेयर करने वाला नीतीश समझ गया था कि मोदी के साथ ही हाथ मिलाने में समझदारी है। और कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2017 में जब नीतीश ने इस्तीफा दिया आरजेडी के साथ इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस बताते हुए, तो वापस बीजेपी के साथ वो जुड़ गए और फिर छठी बार सीएम की गद्दी पर बैठे। बीजेपी जेडीयू अलायंस अगले कुछ साल तक ठीक ठाक चलती रही। 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में भी एनडीए की जीत होती है। एनडीए ने 125 सीट्स के साथ बहुमत हासिल किया, महागठबंधन के आए 110 सीट्स। पर जेडीयू की बात अगर हम करें तो जेडीयू की सीट्स पिछली बार के मुकाबले काफी कम हो गई थी। जेडीयू को मिले सिर्फ 43 सीट्स, बीजेपी को मिले 74 सीट्स। इसके बावजूद भी 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इलेक्शंस में बीजेपी के सीट्स जेडीयू से कई ज्यादा आए, पर सीएम तो नीतीश बाबू ही बने। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पावर डायनामिक्स तो गड़बड़ाना था। नीतीश बीजेपी को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने एलजेपी रामविलास लीडर चिराग पासवान को उन सभी सीट से उम्मीदवार खड़ा करवाया जहां से जेडीयू कंटेस्ट कर रहा था, जेडीयू के वोट काटे, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर में जरूर फर्क पड़ा। एलजेपी का जो वोट बैंक है वो ईबीसी और शेड्यूल कास्ट में है। नीतीश का भी यही मानना था कि बीजेपी अपना पोजीशन और अपना होल्ड स्ट्रेंथन कर रही है, जेडीयू को खोखला कर रही है, कमजोर कर रही है। अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए थे, नीतीश ने फिर से एनडीए अलायंस छोड़कर रिजाइन कर दिया 9 अगस्त 2022 को और बीजेपी को अक्यूज किया कि वो उनकी पार्टी और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश को शायद यह भी डर था कि जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ वो जेडीयू के साथ बहुत जल्द बिहार में होगा। पलटू राम चले वापस आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की ओर और अगले ही दिन सीएम बन गए। इस बार 8वीं बार तेजस्वी यादव को फिर से बाय द वे डिप्टी सीएम बनाकर। पर यह गठबंधन भी लंबा ना चल पाया। 18 महीने के अंदर अंदर जनवरी 2024 में नीतीश ने फिर से गठबंधन से एग्जिट किया, सीएम पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इस बार नीतीश का कहना था वो नाखुश इसलिए थे क्योंकि इंडिया ब्लॉक बनाने में उनके कंट्रीब्यूशंस के बावजूद उन्हें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिली एट अ नेशनल लेवल। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी अलायंस का कोई खास रोल नहीं था। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि नीतीश एक नेशनल रोल गठबंधन के मुखिया बनना चाहते थे, जो वो हो नहीं पाया यह काम। नीतीश शायद पहले और इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने एनडीए और यूपीए
दोनों को लीड करने की कोशिश की थी। फुल मार्क्स एटलीस्ट फॉर ट्राइंग हो नहीं पाया, वो दूसरी बात है, लेकिन यह दिखाता है कि नीतीश कैसे दोनों पक्षों को लीड करने की कोशिश, मैंने सोचिए उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस कितने वाइड रेंजिंग थे। वहीं दूसरी तरफ एक और बात भी थी। अयोध्या राम टेंपल इनॉग्रेशन और मोदी की पॉपुलैरिटी देख नीतीश को लगा कि बीजेपी के साथ ही 2024 का इलेक्शन लड़ने में ज्यादा फायदा है। इसीलिए रिजाइन करने के कुछ ही घंटों, जी ना, इस बार अगले दिन भी नहीं, कुछ ही घंटों के अंदर वो बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाते हैं, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। भाई मान गए नीतीश कुमार को, इंडिस्पेंसिबल नेता हो तो ऐसा हो। लिटरली आज बीजेपी तो कल आरजेडी कांग्रेस, अगले दिन फिर से बीजेपी, फिर आरजेडी कांग्रेस, जब जिसके साथ ठीक लगा उसके साथ अलायंस कर लिया। अमेजिंग बात तो यह है कि जेडीयू इतने दशकों में भी कभी अकेले सरकार नहीं बना पाई बिहार पे। कई बार अलायंस में उनकी पार्टी की सीट्स बीजेपी या आरजेडी से भी कम रही है, लेकिन फिर भी सीएम के कुर्सी पर हमेशा नीतीश ही रहे हैं। बीजेपी के साथ भी डबल इंजन सरकार थी, पर बिहार में चला इंजन नीतीश ही रहा था। और कितनी भी बार अलायंस टूटे, पर वो जब भी जिस अलायंस में वापस जाते, वहां अलायंस के सीएम कैंडिडेट वही एक्सेप्ट कर लिए जाते। ऑल पावरफुल बीजेपी भी बिहार में अब तक अपनी जगह नहीं बना पाई और काफी हद तक नीतीश के इशारों पर नाचती रही है, नीतीश पर डिपेंडेंट रही है उसके रूल के लिए। अब देखना यह है कि आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शंस में क्या परिणाम रहेंगे। नीतीश कुमार अब तक तो बिहार में एनडीए कोalition के फेस रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इस बार इलेक्शन एनडीए की तरफ से ही लड़ूंगा। लेकिन 2 दशक लंबे टेन्योर के बाद इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर जरूर है नीतीश के खिलाफ। ऊपर से उनकी हेल्थ को लेकर भी काफी कंसर्न्स है। पिछले कुछ महीनों में उनका हाल थोड़ा जो बाइडेन जैसा भी लगने लगा है। अगर एनडीए गठबंधन में जीत भी जाते हैं तो क्या वो 10वीं बार सीएम बनेंगे, या उनका हाल शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसा हो जाएगा कि इलेक्शन तो जीत लिया, उनके नाम पर जीत लिया, बाद में बीजेपी ने किसी और को कुर्सी पर बैठा दिया। फॉर्मर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद बीजेपी के पास भी कोई सीनियर लीडर, कोई सीनियर फेस है तो नहीं स्टेट में, और इलेक्टोरली नीतीश कुमार पर भी डिपेंडेंट तो रहना होगा बीजेपी को। इस बार मैदान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी है, वो भी देखना होगा। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी है। उससे कितना फर्क पड़ेगा पूरे इस इक्वेशन में, कैलकुलेशन में, खास तौर पे कास्ट इक्वेशन में, नीतीश के वोट शेयर में, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। नीतीश कुमार की लेगेसी तो यही रहेगी कि सालों के जंगल राज के बाद बिहार में वो कुछ हद तक स्थिरता वापस लाए, कास्ट पॉलिटिक्स को हैंडल करते हुए सोशल जस्टिस का काम किया, पलटू राम रहे लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं खेला। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का इल्जाम आप उन पर बेशक लगा सकते हो, लेकिन ऐसा कौन सा नेता है, राजनेता है जो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। नीतीश शायद इस जनरेशन के आखिरी नॉन थ्रेटनिंग, सेंट्रिस्ट, एक्सेप्टेबल टू ऑल मास लीडर हैं, और शायद उनके लंबे पॉलिटिकल इनिंग्स का यही सीक्रेट फॉर्मूला भी है दैट ही वाज एक्सेप्टेबल टू ऑल, कि वो इतने हद तक पक्षपात नहीं करते थे, हेट की राजनीति नहीं खेलते थे। सवाल यह है कि पलटू राम आप उनको कह लो या सुशासन बाबू आप उनको कह लो, लेकिन ऐसे टॉल पॉलिटिकल लीडर्स खासकर की रीजनल स्पेस में अब खत्म हो रहे हैं। क्या हम अब एक वन लीडर वन पार्टी की तरफ इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे?